नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप में डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म इसको एसोसिएट किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स के साथ। इसमें लोगों का अपने बारे में जो समझ है वो बदलने लगा। वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी किस चीज से डिफाइन होती है, उनकी ये फीलिंग चेंज हो गई। उनमें अपनी कंट्री, अपने देश के प्रति जो है लगाव, प्यार जो है वो डेवलप होने लगा। न्यू सिंबल्स, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग और जो न्यू आइडियाज थे उन्होंने न्यू लिंक स्टैब्लिश किए और जो कम्युनिटीज को डिफाइन करने की बाउंड्रीज जो हैं वो दोबारा कम्युनिटीज को नए तरीके से डिफाइन किया जाने लगा। ज्यादातर जो कंट्रीज थे उसमें ये जो नई नेशनल आइडेंटिटी थी इसको बनने में काफी ज्यादा समय लगा, या न्यू नेशनल आइडेंटिटी को बनने का जो प्रोसेस था ये काफी लंबा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश में नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग कैसे और कब डेवलप हुई। वियतनाम और दूसरी कॉलोनीज की तरह भी इंडिया में भी जो मॉडर्न नेशनलिज्म है इसको कनेक्ट किया जाता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ कॉलोनीज को लिबरेट करने के लिए, उस स्ट्रगल से ही नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है हमारे देश में और हमारे देश की तरह ही दूसरी कॉलोनीज में भी डेवलप होना शुरू हुई। लोगों ने अपने यूनिटी को डिस्कवर करना शुरू किया। उनका जो स्ट्रगल था कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट, उस स्ट्रगल के थ्रू ही लोगों ने अपनी यूनिटी को डिस्कवर किया। जो ये सेंस था, सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म, कि ये कॉलोनियल मास्टर्स जो हैं हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड ये जो फीलिंग थी इसने डिफरेंट ग्रुप्स को यूनाइट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन हर क्लास और हर ग्रुप ने कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट को अलग अलग तरीके से महसूस किया। कहने का मतलब ये जो कॉलोनियल रूल था इसका इफेक्ट अलग अलग डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स में अलग था, और इसीलिए लोगों के मन में कॉलोनियल पावर्स के लिए जो गुस्सा था वो भी एक जैसा नहीं था। कहीं पे कम था और कहीं पे ज्यादा था। और उनका जो फ्रीडम को लेकर के नोशन था, उनकी जो फ्रीडम आजादी को लेकर के मान्यता थी वो भी इसीलिए हमेशा एक जैसी नहीं थी। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के लीडरशिप में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को एक मूवमेंट के अंडर यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन ये जो यूनिटी थी ये ऐसा नहीं था कि आसानी से ये यूनिटी इमर्ज हो गई, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के ये एकता स्थापित हो गई। इसमें भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स महसूस किए गए। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है 1920 से वहां से डिस्कस करेंगे, और इसमें हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसको
डिस्कस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को डेवलप करने के लिए किस तरह की कोशिश किए और इस मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया और किस तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। 1919 के बाद के जो साल थे उसमें हमारी आजादी की लड़ाई नए जगहों पर फैली, नए सोशल ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हुए और नए तरीके, स्ट्रगल के जो नए तरीके थे वो भी डेवलप हुए। अब ये डेवलपमेंट कैसे हुए, इन डेवलपमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन डेवलपमेंट्स का क्या असर हुआ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 के बीच में यूरोप में लड़ा गया, इस वॉर के कारण न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इंडिया में क्रिएट हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए इंडिया में वॉर लोन लगाए गए, टैक्सेस को इंक्रीज किया गया, कस्टम ड्यूटीज को रेज किया गया और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो वॉर के इयर्स थे, लड़ाई का जो समय था, इसमें महंगाई काफी तेजी से बढ़ी। लगभग 1913 से 1918 के बीच में जो गुड्स के प्राइसेस थे लगभग डबल हो गए, जिसके कारण कॉमन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके अलावा गांव से जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया गया, जिसके कारण गांव देहात में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था। इसके अलावा 1918 से 1919 और फिर 1920 से 21 के बीच में इंडिया के कई सारे पार्ट्स में क्रॉप फेलियर हुआ, अनाज जो थे वो नहीं उग पाए, फसलें बर्बाद हो गई, जिसके कारण एक्यूट फूड शॉर्टेज फेस किया गया, खाने की चीजों की कमी, अनाज की कमी हो गई। इसके साथ ही इस पीरियड में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैला। 1921 का जो पॉपुलेशन सेंसस था उसके अकॉर्डिंग लगभग इंडिया में 12 से 13 मिलियन जो पीपल थे ये फेमाइन और एपिडेमिक के कारण मारे गए। लोगों को लगता था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो उनकी हार्डशिप्स, उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगभग इसी समय एक नए नेता जो थे वो इंडिया में आए और उन्होंने स्ट्रगल का एक नया मोड सजेस्ट किया, आजादी की लड़ाई का एक नया तरीका लोगों को सजेस्ट किया। ये नया तरीका क्या था? आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए जनवरी 1915 में और साउथ अफ्रीका में इन्होंने सक्सेसफुली वहां की जो रेशिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उस रेशिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट लॉन्च किया था। एक मास एजिटेशन जो है वो
शुरू किया था, जन आंदोलन शुरू किया था, जिसको कि उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। सत्याग्रह जो था, इसमें जैसा कि नाम से लग रहा है, emphasis was given on the power of truth, इसमें सत्य पर अधिक बल दिया गया था और इसमें सच की खोज पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया था। इसमें सजेस्ट किया गया था कि अगर आपका एम सच्चा है, अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हो, तो उसके विरुद्ध आपको फिजिकल फोर्स, शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है। बिना नफरत की भावना के, बिना बदले की भावना के या बिना एग्रेसिव हुए भी एक जो सत्याग्रही है, वो सिर्फ नॉन वायलेंस के थ्रू भी अपने स्ट्रगल में सक्सेसफुल हो सकता है। और इसके लिए जो ऑपरेसर्स हैं, उनके कंसाइंस को, उनकी आत्मा को, उनकी चेतना को जगाना जरूरी है। इसमें जो लोग हैं, जिसमें ऑपरेसर्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको वो जब इस चीज को समझ जाएंगे कि वो गलत हैं, वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अन्याय अपने आप बंद हो जाएगा। और सत्याग्रह के थ्रू ही उनका मानना था कि इस स्ट्रगल के थ्रू ही जो सत्य है उसकी अंतिम जीत वही होगी। और महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो अहिंसा का धर्म है, यही सभी इंडियंस को यूनाइट करेगा। इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने कई सारे प्लेसेस पे सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। 1917 में वो बिहार में चंपारण नाम की जगह पे गए और वहां पर उन्होंने जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, उसके अगेंस्ट वहां के जो किसान थे उनको इंस्पायर किया स्ट्रगल के लिए। इसके बाद 1917 में ही वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया वहां के किसानों को सपोर्ट करने के लिए। खेड़ा में क्रॉप फेलियर के कारण, फसल जो है उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण और प्लेग एपिडेमिक के कारण खेड़ा के जो किसान थे वो रेवेन्यू पे करने की कंडीशन में नहीं थे और वो चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड कर दिया जाए, उसमें रिलैक्सेशन दे दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही थी। गांधी जी के लीडरशिप में ये मूवमेंट चला और गवर्नमेंट को किसानों की बात माननी पड़ी। इसके बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए और वहां पर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके फेवर में उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया और इसमें भी वो सक्सेसफुल हुए। द रॉलेट एक्ट डिफरेंट प्लेसेस पे सत्याग्रह मूवमेंट को सक्सेसफुली चलाने के बाद गांधी जी ने 1919 में ये डिसाइड किया कि वो नेशन वाइड सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करेंगे। वो एक नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह शुरू करेंगे। रॉलेट एक्ट का जो प्रपोजल है उसके अगेंस्ट, जो रॉलेट एक्ट था ये
बहुत ही जल्दीबाजी में पास किया हुआ एक लॉ था, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत ही जल्दीबाजी में पास किया गया था। बेशक काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने यूनाइट होकर के इस लॉ को अपोज किया था। इस लॉ के कारण गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर, बहुत ही ज्यादा विस्तृत अधिकार मिल रहे थे भारत के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने का। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसको कुचलने का, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डालने का इसमें प्रावधान था। महात्मा गांधी इस अनजस्ट लॉ, इस अन्यायकारी कानून के विरुद्ध एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, और ये कहा गया कि सत्याग्रह जो आंदोलन है वो 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ शुरू होगा। विभिन्न शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज किए गए। जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक किया। रेलवे वर्कशॉप में जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। पॉपुलर अपसर्ज, गवर्नमेंट को लगता था कि लोग बड़ी संख्या में इन प्रोटेस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को, जैसे रेलवे और टेलीग्राफ को डिस्टर्ब करेंगे, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। लोकल लीडर्स को अमृतसर से पकड़ा गया, जेल में डाला गया। महात्मा गांधी को भी दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन, शांतिपूर्वक जो लोगों का जुलूस था, लोगों की रैली थी, उस पर फायरिंग की, जिसके कारण लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल डायर को कमांड दे दिया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस दिन बहुत भारी भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। कुछ लोग जलियांवाला बाग में गवर्नमेंट के जो न्यू रिप्रेसिव मेजर्स थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और जो बाकी लोग था वो वहां पर एनुअल बैसाखी मेला जो लगता था, हर साल जो बैसाखी मेला लगता था, उसको अटेंड करने, उसमें शामिल होने आए थे। क्योंकि ये जो बाग था, जलियांवाला बाग, ये शहर के बाहर था। गांव के लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। जनरल डायर उस एरिया में आए, उन्होंने एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया और लोगों पर फायरिंग का ऑर्डर पास किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। बाद में जैसा कि उन्होंने अपना उद्देश्य जो था वो डिक्लेयर किया था, उनका जो उद्देश्य था जलियांवाला बाग कांड के पीछे, वहां पर गोली चलाने का जो ऑर्डर था उसको देने के पीछे, उनके अकॉर्डिंग इसके पीछे उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो सत्याग्रही हैं उनके दिमाग में आतंक का, टेरर का और दहशत का माहौल पैदा करना, और इस इंसिडेंट के थ्रू वो एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे। जैसे जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट की न्यूज पंजाब के बाहर पहुंची,
नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जो शहर थे वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए, स्ट्राइक शुरू हो गया, पुलिस के साथ क्लैश हुआ, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर लोगों ने अटैक करना शुरू किया और गवर्नमेंट ने भी बहुत कह सकते हैं उसको फोर्स के साथ रिस्पॉन्स किया। जो भी मूवमेंट थे उनको ब्रूटली रिप्रेस करने की कोशिश की गई, निर्दयता पूर्वक कुचलने की कोशिश की गई, लोगों को डराने धमकाने की, अपमानित करने की कोशिश की गई। जो सत्याग्रही थे उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा गया, उन्हें सड़क पर घिसट कर चलने के लिए और जो जितने भी यूरोपियंस थे उनको सलाम करने के लिए, जो भी यूरोपियन साहब थे उनको सलाम करने के लिए कहा गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव पर जैसे गुजरावाला पंजाब में है जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर बम गिराए गए। और जब गांधी जी ने देखा कि अब ये मूवमेंट वॉयलेंट हो रहा है तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया, बंद कर दिया। भले ही ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था ये बहुत ही वाइड स्प्रेड था, बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी ये सिर्फ सिटीज और टाउन्स तक ही लिमिटेड था, ये सिर्फ शहरों तक ही, कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी ने अब महसूस किया कि अब और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट शुरू करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि ऐसा कोई भी ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया में तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा ना किया जाए। हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का एक तरीका था उनके अकॉर्डिंग, और उन्होंने महसूस किया कि खिलाफत इशू को अब सपोर्ट करने का समय आ गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन टर्की था ये हार चुका था। अब र्यूमर फैला हुआ था कि जो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हैं खलीफा, इन पर बहुत ही हार्श ट्रिटी इम्पोज होने वाली है और इस ट्रिटी के थ्रू जो खलीफा हैं इनके पॉलिटिकल पावर्स इनसे ले लिए जाएंगे और खलीफा के पावर्स को डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई मार्च 1919 में। यंग मुस्लिम लीडर्स जैसे अली ब्रदर्स, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली भी थे, इन्होंने गांधी जी से डिस्कशन शुरू कर दिया कि इस इशू पर एक यूनाइटेड मास एक्शन जो है वो लिया जाए, खिलाफत इशू पर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए। और गांधी जी ने भी इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में लिया हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए। कलकत्ता में कांग्रेस का एक सेशन हुआ सितंबर 1920 में। वहां पर गांधी जी ने दूसरे लीडर्स को कन्विंस किया कि अब समय आ गया है कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए और स्वराज के अचीवमेंट के लिए वो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करें।